अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। माय नेम इज़ अली हमज़ा और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के यूनिट 4 के न्यूमेरिकल्स विच इज़ अबाउट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, करेगा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। कि आपके पास वन बाय वन इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ओवरऑल ये फोर्सेस फैक्टर्स जो हैं ये आपके पास आपस में हेड टू टेल रूल के थ्रू कंबाइन किए गए हैं। तो वो कहता है कि आपके पास एक वेक्टर जो है वो 10 न्यूटन है अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा वेक्टर जो है वो 6 न्यूटन अलोंग द वाई एक्सिस है, जबकि 4 न्यूटन का एक वेक्टर दोबारा से नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली इसकी ओरिएंटेशन भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और हम इसका टोटल रिजल्टेंट भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से गिवन है। मैंने डायग्राम में इसको एक इजी मेथड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके पास पहला जो वेक्टर है, ठीक है, वो अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है जो कि 10 न्यूटन तक कवर कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव साइड पर आपके पास पता है कि राइट साइड पर आपके पास एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है। और उसके बाद जो सेकंड वेक्टर है बाय हेड टू टेल रूल वो वाई एक्स के अलोंग जा रहा है जो कि कितने कवर कर रहा है, 6 न्यूटन कवर कर रहा है। और उसके बाद जो थर्ड वेक्टर है वो अगेंस्ट द नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है जो कि कितना कवर कर रहा है, 4 न्यूटन। मीन टू से कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 हुआ, जब वापस कितना जा रहा है 4 न्यूटन। इट मीन्स कि यहाँ पर कितना पोर्शन बच गया, इसका 6 न्यूटन का पोर्शन यहाँ पर बच गया। और इतनी हाइट जो है इसकी भी वो कितनी हो जाएगी, 6 न्यूटन की। और हमने यहाँ पर रिजल्टेंट जो फाइंड आउट करना है वो हमने करना है फोर्स का। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है वो एक 10 है, जबकि एक आपके पास -4 गिवन था क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा था। सो 10 में से 4 माइनस करने के बाद आपके पास 6 न्यूटन आ गया। और वाई एक्स के अलोंग आपके पास ऑलरेडी कितना गिवन था, 6 न्यूटन ही गिवन था। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पर फोर्स, और उसका एंगल फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस के साथ जो कि कितना बन रहा है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन है कि हमारे पास रिजल्टेंट जो होता है किसी भी फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें उसके एक्स कंपोनेंट का स्केयर और वाई कंपोनेंट का स्केयर लेकर उनको सम अप करना पड़ता है और उसका हमें स्केयर लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है उसका रिजल्टेंट आ जाता है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट जो था हमारे पास 6 था, जबकि वाई कंपोनेंट भी हमारे पास 6 था। दोनों का स्केयर लिया, 36 प्लस करके स्क्वायर रूट ऑफ 72 आ गया। मजीद सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो आ रही है 8.5 न्यूटन। अब हमने इसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, ठीक है, जिससे हमारे पास उसकी ओरिएंटेशन का पता चल जाता है, उसके एंगल का पता चल जाता है। सो चूंकि y कंपोनेंट और x कंपोनेंट दोनों 6 ही थे, तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो हमारे पास आता है 45 डिग्री। सो इट मीन्स कि जो एंगल बन रहा है विद द x एक्सिस इज 45 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल का सोल्यूशन था। लेट्स मूव टू सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो वो कह रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कि आपने एक फोर्स है जो कि 50 न्यूटन की है, उसके आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। मीन टू से कि उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, जबकि उसका एंगल हमारे पास जो है वो 30 डिग्री गिवन है। तो फोर्स 50 न्यूटन यूज़ करेंगे और एंगल 30 डिग्री यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरह से इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है कि आपके पास फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है, जबकि एंगल जो है वो 30 डिग्री गिवन है, जिनको मैंने थीटा के तौर पे यूज़ कर लिया है। और जो हमने फाइंड आउट करना है वो उसका एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मिलकर आपके पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो एक को एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कहा जाता है, जबकि दूसरे को वाई कंपोनेंट कहा जाता है, ठीक है। और दोनों मिलकर आपके पास एक वेक्टर की ओरिएंटेशन कंप्लीट करते हैं। दोनों वेक्टर्स, किसी भी वेक्टर को अगर आपने उसके एंड पॉइंट पर पहुंचना है तो आपको कोई ना कोई उसका एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और कोई ना कोई उसका वाई डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही फोर्स जो कि 50 न्यूटन तक जा रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 50 न्यूटन पर जा रही है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर पहुँचने में कोई ना कोई हमें एक्स और कोई ना कोई वाई का डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा। तो वो हमने फाइंड आउट करने हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर गिवन है कि आपके पास फोर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 50 न्यूटन तक आपके पास कंप्लीट करी, जिसका रिजल्टेंट 50 न्यूटन है। तो उसके वहाँ उस पोजीशन पे पहुँचने के लिए हमें कोई ना कोई यहाँ से 0 से लेकर इस पॉइंट तक एक्स का डिस्टेंस कोई ना कोई कवर करना पड़ेगा, यानी कि जो कि उसका एफ एक्स कहलाएगा। और इसी तरह से हमें वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा, जो कि उसका वाई कंपोनेंट होगा फॉर द एफ वाई, ठीक है। कुछ ये सिचुएशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
तो उसका सोल्यूशन कुछ ऐसे होगा कि इसका एक्स कॉम्पोनेंट अगर हमने कैलकुलेट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एफ कोस थीटा, ठीक है। फोर्स आपके पास 50 न्यूटन गिवन थी, थीटा मीटर से एंगल आपके पास 30 डिग्री गिवन था, कोस 30 आपके पास 0.866 होता है, जो कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास एक्स कॉम्पोनेंट की जो वैल्यू आई है वो आई है 43.3 न्यूटन। अब इसी तरह से हमने इसका वाई कॉम्पोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वाई कॉम्पोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है वो जो इक्वेशन यूज़ की जाती है वो होती है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यहाँ पर वाई कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया जाता है वो साइन थीटा का यूज़ किया जाता है, जबकि एक्स कंपोनेंट के लिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो कोस थीटा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फोर्स आपके पास 50 न्यूटन गिवन है, साइन एंगल आपके पास 30 गिवन था, साइन 30 आपके पास 1/2 होता है, जिसको जो कि आपके पास 0.5 में कैलकुलेट होता है। इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो वाई कंपोनेंट है वो आ जाता है 25 न्यूटन। सो बोथ आपके पास एक्सेस जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में आपसे जो वो पूछ रहा है वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। वो कह रहा है कि आप वो फोर्स फाइंड आउट करें, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके बताएं जिसका एक्स कंपोनेंट आपके पास 12 न्यूटन हो जबकि वाई कंपोनेंट आपके पास 5 न्यूटन हो, ठीक है। और हमने उसका एंगल भी फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन मीन टू से कि उसका एंगल भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेम वही सिचुएशन गिवन है, एक्स कंपोनेंट गिवन है, वाई कंपोनेंट गिवन है और हमने यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है फोर्स की, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, इसका न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिचुएशन यहाँ पर गिवन है, जो कि हमारे पास डेटा इस न्यूमेरिकल में गिवन है, वो एक एक्स कंपोनेंट है और एक उसका वाई कंपोनेंट है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट के लिए उसने जो वैल्यू हमारे पास गिवन की है वो 12 न्यूटन की गिवन है, जबकि वाई कंपोनेंट के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5 न्यूटन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, दूसरा हमने यहाँ पर इसका एंगल फाइंड आउट करके हमने बताना है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर को सम किया जाता है और उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होती है। जबकि एंगल हमारे पास जो है वो वाई कंपोनेंट को हम डिवाइड करते हैं एक्स कंपोनेंट पे और जो रिजल्ट आता है उसका हम लेते हैं tan इनवर्स, तो हमारे पास एंगल कैलकुलेट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सेम वही फॉर्मूला यूज़ किया हमने दोबारा कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर हमको सम अप कर लिया। स्क्वायर होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 169। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, सम अप कर लिया 169 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 13 न्यूटन, ओके। अब हमने इसका एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है बता चुका था, वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट की बात की जाती है, ठीक है, और उसका tan इनवर्स लिया जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 22.6 डिग्री, ओके। तो इस तरह से हमने इसकी एक तो मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर ली और साथ हमने उसकी ओरिएंटेशन मीन से कि उसकी डायरेक्शन, उसका एंगल भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.4 वो कह रहा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। कि आपके पास एक फोर्स है जो कि एक स्पैनर पे, जिसे हम उर्दू में पाना कहते हैं, ठीक है, जो कि रेंच के तौर पे जाना जाता है, एक स्पैनर है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर उसके ऊपर फोर्स एक्ट करे जो कि कितनी है 100 न्यूटन की है, और उस स्पैनर पे नट से कितनी दूरी पर एक्ट कर रही है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके पास जो है वो फोर्स आपके पास एक्ट कर रही है। तो फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, हमने यहाँ पर उसका टॉर्क कैलकुलेट करना है। फोर्स हमारे पास गिवन है और उसका मोमेंट आर्म हमारे पास गिवन है। इस वैल्यू को हम कहेंगे मोमेंट आर्म, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, ठीक है। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, मीन टू से कि फोर्स जो कि उस पर अप्लाई की गई है मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे इस न्यूमेरिकल में कुछ डेटा इस तरह से गिवन है कि फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन गिवन है और मोमेंट आर्म जो कि मैंने उसको L कंसिडर कर लिया है, जो कि आपके पास 10 सेंटीमीटर बनता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने टर्म को 100 से डिवाइड कर लिया, तो मोमेंट आर्म हमारे पास 0.1 मीटर आ गया है, ओके। तो और हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसका टॉर्क। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय द मोमेंट आर्म है। फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन गिवन थी, मोमेंट आर्म जो कि सेंटीमीटर में गिवन था उसे हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, जो कि 0.1 हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो टॉर्क आया वो आ गया 10। टॉर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन,
मोमेंट आर्म का यूनिट मीटर, तो इट मीन्स कि टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आपके पास एक फोर्स है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कि जो एफ एक्स है, या जो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट जो एफ एक्स है वो 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स। सिंपल, हम एक एक्स कंपोनेंट का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यूज़ किया जाता है वो होता है कोस थीटा का। तो हमने सिंपल यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की गिवन है, जो डेटा हमारे पास है उसके अंदर एक्स कंपोनेंट हमारे पास 20 न्यूटन गिवन है, जबकि जो एंगल वो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो है 30 डिग्री। हमने यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में हमारे पास फोर्स इंप्लीमेंट की जा रही है जिसका एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास एफ एक्स जो एक्स कंपोनेंट था फोर्स का वो हमारे पास 20 न्यूटन गिवन था, और एंगल हमारे पास 30 डिग्री गिवन था, और हमने फोर्स फाइंड आउट करनी थी। तो द फॉर्मूला वी विल यूज़ इज एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा। एफ एक्स आपके पास 20 न्यूटन आ जाएगा, एंगल आपके पास 30 डिग्री गिवन था, ठीक है, और कोस 30 आपके पास जो है वो 0.866 वैल्यू आती है। कैलकुलेटर पे आप कीजिएगा, मल्टीप्लाई था यहाँ पर, वहाँ पर जाके मैंने क्या कर दिया डिवाइड, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड टर्म जो थी वो फोर्स फाइंड आउट करना था। तो फोर्स हमारे पास जो आ गई वो आ गई 23.1 न्यूटन। ये आपके पास इस न्यूमेरिकल का आंसर है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास गिवन है वो कह रहा है कि द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ 15 न्यूटन। कि आपके पास एक स्टीयरिंग व्हील है गाड़ी का जिसका रेडियस आपके पास कितना गिवन है 16 सेंटीमीटर, मीन टू से कि सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है कि उसके ऊपर जो फोर्स जो कपल अप्लाई किया जा रहा है, जो फोर्स है वो है आपके पास 15 न्यूटन की। तो कह रहा है कि बताएं जो टॉर्क होगा ड्यू टू दिस कपल क्या होगा, वो हमने कैलकुलेट करना है। क्योंकि स्टीयरिंग व्हील को बोथ साइड से पकड़कर एक साइड से आप अपवर्ड मूव करवाते हैं, एक साइड से आप उसको पकड़ के डाउनवर्ड मूव करवाते हैं। तो ये आपके पास जो सिनेरियो बनता है ये एक कपल क्रिएट करता है इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द फिजिक्स। तो लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास इस न्यूमेरिकल में जो सिचुएशन गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो स्टीयरिंग व्हील है उसका रेडियस आपके पास 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो इट मीन्स कि टोटल जो उसका होगा डिस्टेंस वो 16 और 16 होगा, ठीक है, बोथ साइड्स पर। तो एक साइड से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के अपवर्ड किया जाता है, जबकि दूसरी साइड से स्टीयरिंग व्हील को डाउनवर्ड किया जाता है। अगर आपने कभी भी गाड़ी को टर्न करना पड़ता है या मोड़ने की जरूरत पड़ जाती है, तो आपके पास वन साइड जो रेडियस था वो 16 सेंटीमीटर गिवन था। 100 पे डिवाइड करके मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया, जो कि आया 0.16 मीटर। फोर्स हमारे पास जो कि बोथ साइड्स पर इंप्लीमेंट की जाएगी, जो कि अपवर्ड भी लगेगी और डाउनवर्ड, बोथ फोर्सेस विल बी सेम। तो वो जो कि हमारे पास कितनी है 15 न्यूटन, और हमने जो फाइंड आउट करना है वो है यहाँ पर टॉर्क ड्यू टू दिस कपल, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, टॉर्क यहाँ पर फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास चूँकि कपल क्रिएट किया जा रहा है और कपल के अंदर आपके पास एक पॉइंट फिक्स होता है जो कि सेंटर पॉइंट होता है, जो कि पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है। सो यहाँ पर आपके पास जो मोमेंट आर्म होगा वो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। रेडियस यहाँ पर ऐसे हमारे पास मोमेंट आर्म होगा, लेकिन यहाँ पर कपल के लिए हमारे पास ये 2 टाइम्स काउंट होगा, ओके। और फोर्स हमारे पास 50 है, जबकि 2 फैक्टर ऐसे आ जाएगा, और रेडियस हमारे पास 0.16 जो कि कैलकुलेट किया हमने ऊपर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई किया कंप्लीट टर्म को। तो हमारे पास टॉर्क जो है वो कितना आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर वो कह रहा है कि द पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। आपके पास एक पिक्चर फ्रेम है जो कि आपने 2 स्ट्रिंग्स के साथ वॉल के साथ हैंग की हुई है, और एक स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो 3.8 न्यूटन की है, जबकि दूसरी स्ट्रिंग के अंदर 4.4 न्यूटन की है। इट मीन्स कि इनकी स्ट्रिंग्स की लेंथ में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम होती तो इट मीन्स कि उन दोनों में टेंशन भी सेम होती, लेकिन यहाँ पर उनकी जो टेंशन जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो डिफरेंट है। सो दैट्स वाई देयर आर द टेंशंस डिफरेंट, ठीक है। तो आपके पास हमने यहाँ पर टोटल वेट फाइंड आउट करना है उस पिक्चर फ्रेम का, जो कि डाउनवर्ड आपके पास अंडर द ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा। सो वहाँ पर एक स्ट्रिंग में अगर टेंशन आपके पास 4.4 है और दूसरी में अगर आपके पास टेंशन 3.8 है, तो इट मीन्स कि इन दोनों टेंशंस को अगर हम सम अप कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस पिक्चर फ्रेम का वेट कितना है। तो जाहिर सी बात है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट
डिपेंड करता है, अगर आपने उसको किसी स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है तो उस स्ट्रिंग में जितनी ज़्यादा टेंशन होगी इट मीन्स के उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सो जो हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन जो गिवन है, जो दो हमारे पास टेंशन्स गिवन है, वो एक 3.8 न्यूटन है, दूसरी आपके पास 4.4 न्यूटन गिवन है। ठीक है, तो इन टेंशन्स को यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट करना है कि उस पिक्चर फ्रेम का वेट आपके पास क्या होगा। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो इट्स सोल्यूशन विल बी कि आपके पास उन स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन जितनी होगी, उन टेंशन्स को अगर सम अप कर दिया जाएगा तो आपके पास टोटल वेट आ जाएगा उस फ्रेम का, उस पिक्चर फ्रेम का। तो मैंने भी वैसे ही किया, दोनों टेंशन्स को सम अप कर दिया, 3.8 और 4.4। तो आपके पास एज ए रिजल्ट आपके पास जो यहाँ पर सिचुएशन आएगी वो क्या आ जाएगी, वेट 8.2 न्यूटन आपके पास टोटल वेट आ जाएगा उस पिक्चर फ्रेम का। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो तंग कर रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट। फिज़िक्स के स्टूडेंट्स में इजाफा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होने लग गई थी, तो मैंने थोड़ा सा कहा कि चलो स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी जाए। चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown in the figure. Find the tension in each string। आपके पास डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक ब्लॉक जो है, जो कि 5 kg का गिवन है, उसको हैंग किया गया है वॉल के साथ या सीलिंग के साथ। ठीक है, और उसी ब्लॉक के साथ आपने एक और ब्लॉक हैंग कर दिया जाके जो कि 3 kg का है। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसका वेट फाइंड आउट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज़्यादा होता है तो इट मीन्स कि उसकी दी गई स्ट्रिंग में भी उसका उतना ही टेंशन होती है। तो इसका वेट फाइंड आउट करेंगे, इसका वेट फाइंड आउट करेंगे, जितना वेट इसका होगा उतनी टेंशन इस स्ट्रिंग में इस जगह पर होगी, T2 कह लेते हैं इसको। जबकि इस मैस के इस ऑब्जेक्ट बॉक्स अगर हम वेट फाइंड आउट करेंगे तो इसकी जो टेंशन होगी वो क्या होगी, वो सिर्फ इसके वेट पे डिपेंड नहीं करेगी, जबकि इसके वेट पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग ने 2 ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ हैंग किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास जो टेंशन होगी इस स्ट्रिंग की, वो इन दोनों बॉक्सेस के वेट के इक्वल होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसके मैसेज को है वो M1 और M2 का नाम दे दिया है और उनका वेट कैलकुलेट कर लिया मैंने। वेट कैलकुलेट किया mg से, जी की वैल्यू 10, जबकि मैथ्स हमारे पास 5 था तो 50 न्यूटन मैथ्स 1 का वेट आ गया। इसी तरह से W2 30 न्यूटन जो कि किसका आ गया, मैथ्स M2 का, और हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है इसकी टेंशन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसकी टेंशन कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सोल्यूशन है फॉर द टेंशन 1। चूँकि उस स्ट्रिंग के ऊपर दो वेटेड आपके पास हैंग किए गए हैं, तो इनमें इट मीन्स कि उन दोनों वेटेड्स का जो सम होगा वो आपके पास होगा टोटल टेंशन हमारे पास प्रोवाइड करेगा, जो कि कितनी होगी 80 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड स्ट्रिंग है जो है उसके ऊपर जो टेंशन है वो सिर्फ एक ही ब्लॉक की है, जो कि W2, उसका वेट मैंने फाइंड आउट कर लिया था, और जो कि कितनी हो जाएगी उसकी 30 न्यूटन। सो बोथ वर टेंशन हैज़ बीन कैलकुलेटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो कह रहा है कि अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर यूज़ करके हमने एक नट को टाइट किया है। कितनी फोर्स लगाकर, 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर हमने उस नट को क्या कर लिया, टाइट कर लिया। अब वो कहता है व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज़ रिक्वायर्ड, कि अब नया स्पैनर हमने यूज़ करना है तो वो कितनी लेंथ का होना चाहिए है कि हम उसी जो नट है जो कि टाइट किया गया था उसको लूज़ कर दें विद 150 न्यूटन फोर्स। पहले 200 न्यूटन फोर्स लगा के उसको टाइट किया गया बाय यूजिंग द 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। अब हमने उसी नट को लूज़ करना है बाय यूजिंग द 150 न्यूटन फोर्स, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्पैनर, जो कि हमें अब यूज़ करना पड़ेगा जब फोर्स हमारे पास कितनी होगी, 150 न्यूटन फोर्स होगी, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चलते हैं इसको न्यूमेरिकल की तरफ। सो मैंने इस स्टेटमेंट में से जो डेटा निकाला है वो है कि एक तो फोर्स F1 हम अप्लाई करें 200 न्यूटन बाय यूजिंग द 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ द स्पैनर आ गई 0.1 मीटर आ गई है। अब वो कह रहे हैं कि आप फाइंड आउट करें दूसरे स्पैनर की लेंथ, जब हम फोर्स कितनी यूज़ करें, 150 न्यूटन फोर्स यूज़ करें, तो मुझे बताएं कि अब मुझे कितनी लेंथ का स्पैनर यूज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन की बात की जा रही है, कि जाहिर सी बात है जब हम स्पैनर से किसी भी नट को टाइट कर रहे होते हैं तो जहाँ पे नट टाइट हो रहा होता है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन होती है, और जिस पॉइंट पर हम स्पैनर को पकड़ के फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो एक्चुअली अब हमने मोमेंट आर्म ही फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमारे पास मोमेंट आर्म कितना होगा अगर हमारे पास उसने आपके पास फोर्स गिवन की हो और हमने जो है उस स्पैनर की लेंथ वहाँ पे कैलकुलेट करनी है।
सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका सोल्यूशन होगा, बहुत केसेस में आपके पास टॉर्क जो है वो सेम रहेगा। इट मीन्स के सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है, स्पैनर की। अब इस तरह से यहाँ पर आपके पास जो फोर्स है जो कि 200 अप्लाई की जा रही है, 200 न्यूटन, और उसके लिए जो मोमेंट हम यूज़ किया जा रहा है वो 0.1 मीटर का यूज़ किया जा रहा है। तो हमारे पास जो टॉर्क यहाँ पर आया है वो आया है 20 न्यूटन मीटर, क्योंकि वही नट जो कि टाइट किया गया था अब उसे ही लूज़ करना है, तो इट मीन्स कि टॉर्क हम दोबारा से वही वैल्यूज़ की यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट केस के अंदर हमने जो है क्या करना है, फोर्स 150 रखनी है, टॉर्क वही यूज़ किया जाएगा क्योंकि वही नट जो कि टाइट किया गया था उसी को लूज़ करना है, और लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, मोमेंट आर्म ऑफ द स्पैनर फाइंड आउट करना है फॉर द सेकंड वन। तो 150 मल्टीप्लाई से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 20/150 आपके पास एज रिजल्ट आता है 0.133 मीटर्स। आपकी बुक में आंसर जो है वो सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मैंने वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करके आपके पास जो सेकेंड स्पैनर की जो लेंथ आ गई वो आपके पास क्या आ जाएगी, 13.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 13.3 सेंटीमीटर का जो हम स्पैनर सेकंड टाइम यूज़ करेंगे जब हमारे पास फोर्स कम लगानी पड़ेगी, तो आपके पास जो है वो नट इजीली आपसे लूज़ हो जाएगा क्योंकि हम फोर्स कम अप्लाई कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। Next numerical and the last numerical of your exercise, a block of mass 10 kg is suspended at the distance of 20 cm from the center of uniform bar 1 meter long। कि आपके पास 1 मीटर लेंथ में आपके पास एक बार है जिसके ऊपर आपने 20 सेंटीमीटर सेंटर से आपने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक मैस जो कि 10 kg का है उसको हैंग कर दिया है। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar। ये हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कैसे इसको बैलेंस कर सकें कि हम दूसरे एंड पर कितना वेट अप्लाई करें। मेन टू से कि आपके पास एक एंड पर उसने 10 kg का वेट अप्लाई कर दिया है, और 10 kg का वेट अप्लाई करने पर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसने उसको 20 सेंटीमीटर दूर रख कर अप्लाई किया है। अब वो कह रहा है कि उस रॉड को, उस बार को मैंने उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बैलेंस करना है, तो बताएंगे दूसरे एंड पर मुझे कितना वेट रखना पड़ेगा ताकि वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या हो जाए, हैंग हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिस्टेंस गिवन है, एक आपके पास मैस गिवन है और हमने सेकंड मैस हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ये सिचुएशन आपके पास गिवन है कि आपके पास एक 1 मीटर लॉन्ग आपके पास बार है जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पे आप कह लें कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने 10 kg का एक ऑब्जेक्ट उसने मैस हैंग किया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि दूसरी साइड पर मैं कितना मैस हैंग करूँ कि ये बैलेंस हो जाए, इसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या हो जाए, बैलेंस। तो इट मीन्स कि अब यहाँ से दूसरे एंड पर आपके पास कितना डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर का, जबकि इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 20 सेंटीमीटर का। तो जो मैस उसने हायर किया, मैंने उसका हैंग किया, मैंने उसका वेट फाइंड आउट कर लिया जो कि 100 न्यूटन आ गया। और जो आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर मोमेंट की बात की जाएगी, तो आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो लेफ्ट साइड में आपके पास जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज करके ए से जी के डिस्टेंस को मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। और दूसरी साइड का जो बीजी था 50 सेंटीमीटर था, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने इसको हैंग करना था, ठीक है, बैलेंस करना था। तो 50 सेंटीमीटर को मैंने 100 पे डिवाइड करके इसमें कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब हमने फाइंड आउट करना है वेट ऑन द अदर साइड जो कि हम उसको हैंग करेंगे वहाँ पर। तो चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास जो मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट आपस में इक्वल होते हैं किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ रोटेशन क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो क्लॉकवाइज मोमेंट था वो W2 और BG का डिस्टेंस था, जबकि एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट था वो W1 और AG का था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना W2, तो इट मीन्स के BG यहाँ पर मल्टीप्लाई था, वहाँ पर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यूज पुट आउट कर ली। वेट हमारे पास जो W1 था वो 100 न्यूटन आ चुका था, AG 0.2 था और BG जो हमारे पास था 0.5 था। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो टोटल वेट आया वो हमारे पास आ गया 40 न्यूटन का, जो कि हम दूसरे एंड पर रखेंगे जिससे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। आई होप सो आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। आपका कोई क्यूरी है और कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन क्यूरी का आंसर लाजमी करूँगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।